और इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से। अजमेर में 811वां उर्स चल रहा है। अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा मामला। आरोपी गौहर चिश्ती को किया गया कोर्ट में पेश। चार्जशीट पर आज सुनाएगी फैसला। एडीजी कोर्ट संख्या 4 में चिश्ती हुआ पेश। तो अजमेर में विवादित नारा मामला जो अजमेर दरगाह की सीढ़ियों पर दिया गया था, इसमें आरोपी हैं गौहर चिश्ती। आज इस मामले पर कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। एडीजे कोर्ट संख्या 4 में चिश्ती को पेश किया गया है। अजमेर में दरगाह से जुड़ा ये मामला। कुछ समय पहले अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से एक विवादित नारा दिया गया था। उसी सिलसिले में चिश्ती को पेश किया गया है कोर्ट में। अब कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। और यह खबर झालावाड़ से। 20 वर्षीय विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। खेत में पेड़ पर लटककर अपनी जान दे दी। मृतका के भाई ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के पिंडोला गांव की एक घटना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मनोर थाना अस्पताल डीएसपी अकलेरा अब इस मामले की जांच करेंगे। बताया जा रहा है जो विवाहिता इस समय जिसने सुसाइड की, आत्महत्या की, वो केवल 20 वर्ष की थी। दांगीपुरा थाना क्षेत्र के पिंडोला गांव का मामला है और आरोप ये है, विवाहिता के भाई ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। डीएसपी अकलेरा अब इस मामले की जांच शुरू कर चुके हैं। पाली जोशीमठ की तरह ही पाली शहर के भीतरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है और लोग घरों को खाली कर एक दूसरे के मकानों में रहने को मजबूर हैं। शहर अंदरूनी इलाकों के 40 गांवों में आ रही दरारों से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के चेहरे पर लापरवाही की चिंता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। प्रशासन की ओर से अधिक क्षतिग्रस्त 6 मकानों को खाली करने के नोटिस दे दिए, लेकिन वो परिवार कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसकी किसी प्रकार की जिला प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या जोशीमठ जैसी पीड़ा ये लोग भी झेलने को मजबूर होंगे। मकानों में दरारें आने के बाद जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, सभी क्षतिग्रस्त मकानों की जांच करवाई। उसके बाद 6 मकानों को खाली करने के निर्देश दिए, जहां प्रशासन की ओर से इन मकानों में नीचे की जमीन धंसने की वजह से दरारें आना बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस दिन से क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाई गई है, उसके बाद से लगातार इन मकानों में दरारें आनी बढ़ गई हैं और पिछले कुछ समय से ये दरारें बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे करके 40 मकानों तक ये दरारें पहुंच चुकी है। जो सीवरेज के ऊपर सड़क बनाई गई वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मेरा मकान है, हमें नोटिस दिखा गया है खाली करने के लिए और गिरने के लिए, और हम जाए तो कहाँ जाए। काम क्या करते हो? काम हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। किसी प्रकार को आपको कहाँ वहाँ रुकना है, आपके मकान की कोई व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो कोई नहीं की, वो सामने मकान में रह रहे हैं बस। अभी जो ये आप देखना है मकान आपकी सुध ली हमारी, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो ये अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन 10 से 15 साल पहले का मामला स्टार्ट हो गया था। जब से सीवरेज पाली में आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ क्या पूरा 1 से 2 किलोमीटर एरिया अगर अपन घूमेंगे तो हर मकान में दरार है और अब ये दरार इतनी बढ़ चुकी है कि हमें मकान खाली करना पड़ रहा है। नोटिस तक हमें दे दिया गया है कि हम खाली कर दें। जोशीमठ की तरह ही पाली शहर में भी कई मकानों में एक साथ दरारें आ चुकी है और 6 से अधिक मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिन्हें जिला प्रशासन ने खाली करने के लिए नोटिस लगा दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन जहाँ कह रहा है कि यहाँ पर जमीन धंसने की वजह से ये मकानों में दरारें आई, वहीं स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि
सीवरेज लाइन की घटिया निर्माण की वजह से इन मकानों में दरार आया है। आप देख सकते हैं कि कई मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उन्हें खाली करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं प्रशासन की ओर से, और 40 से अधिक ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें भी आ चुकी है और बड़ी बड़ी दरारें हैं। उनमें लगातार उन मकानों में भी ये दरारें बढ़ती जा रही है और प्रशासन महज नोटिस देकर खाना पूर्ति करता नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो वो लगातार इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं वो बता रहे हैं कि न तो उन्हें किसी प्रकार से रहने के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है, न ही किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद की गई है। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन सीवरेज कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने को लेकर इस प्रकार की जमीन धंसने की बातें कर रहा है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। ये खबर बीकानेर से। अध्यापकों की मांग को लेकर छात्रों का पैदल कूच जारी है। कालासर गांव से विद्यार्थी और ग्रामीण पैदल कूच कर रहे हैं। लाखूसर गांव में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह रवाना हुए। ठिठुरती सर्दी में बच्चों का पैदल कूच का आज दूसरा दिन। स्कूल में रिक्त अध्यापकों के पद भरने की मुख्य मांग है। स्कूल में 23 में से 11 पद खाली चल रहे हैं। शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारी वार्ता करने पहुंचे। वार्ता में सहमति नहीं बनी। जिला मुख्यालय की ओर से बढ़ रहे बच्चे जामसर थाना क्षेत्र के कालासर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें अध्यापकों की मांग को लेकर गांव वाले, बच्चे, स्कूली छात्र सभी पैदल कूच कर रहे हैं। बताया जा रहा है इस स्कूल में 23 पद हैं जिसमें से 11 पद खाली चल रहे हैं, यानी लगभग आधे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। पिछले काफी समय से मांग की जा रही थी शिक्षकों के पद भरने की, लेकिन प्रशासन ने इस दिशा में कोई सुनवाई नहीं की। लिहाजा अब गांव वाले सड़कों पर उतर आए। और विक्रम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या अपडेट इस पैदल कूच को लेकर? देखिए, कल से जो बच्चे हैं ये अध्यापकों की मांग को लेकर कूच कर रहे हैं। रात्रि को जो है इन लोगों ने विश्राम कर लिया था 15 किलोमीटर चलने के बाद। आज वापस ये जो कूच शुरू हो गया है और अभी बीकानेर के पास जो बद्रासर गांव है वहां तक ये बच्चे जो है वो पहुंच गए हैं। फिलहाल जो है वो शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे हैं और उनसे वार्ता का दौर किया जा रहा है कि जो उन्हें समझाइश की जा रही है कि इस तरह से पैदल कूच ना करें। लेकिन अभी तक जो है वो छात्र और उनके परिजन जो है वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है वो शिक्षक स्कूल में लगाए जाए, क्योंकि बीकानेर शिक्षा मुख्यालय भी है और ऐसे में जो है इस तरह के जो नजारे सामने आ रहे हैं वो बड़े ही जो है खराब स्थितियां जो है शिक्षा विभाग की उसको दर्शा रहा है। इसके साथ साथ ही मैं बता दूं आपको कि पूगल का जो डांडी गांव है वहां पर भी आज जो है अध्यापकों की मांग को लेकर छात्रों ने जो है वो तालाबंदी कर दी है और इसके साथ ही उससे पहले जो है नोखा में कुछ गांवों में भी तालाबंदी हुई। तो लगातार जो ये ट्रांसफर्स होने के बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल्स हैं उनमें शिक्षकों की बड़ी कमी हो गई है और इसके चलते ही ये सब चीजें देखने को मिल रही है। और जो पैदल कूच करते हुए फिलहाल जो बच्चे बीकानेर पहुंचने वाले थे वो उन्हें बद्रासर में ही अभी रोका गया है और वहां जो है प्रशासन के लोग और शिक्षा विभाग के लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आयकर विभाग ने जोधपुर के नूर मोहम्मद ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की। जोधपुर के नूर मोहम्मद ग्रुप राजस्थान में माइनिंग कारोबार, शराब व्यवसाय के साथ साथ कई टोल प्लाजाओं के कारोबार से जुड़े हैं। आयकर विभाग ने नूर के घर, दफ्तर के साथ साथ ग्रुप से जुड़े 9 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। जोधपुर बीकानेर हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर भी आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही है। नूर मोहम्मद ग्रुप ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से 4 टोल प्लाजाओं का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। इसके अलावा ग्रुप के सीकर, झुंझुनू में माइनिंग कारोबार से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि नूर मोहम्मद ग्रुप द्वारा शराब के कारोबार के साथ साथ माइनिंग प्लाजा कंपनियों से बड़े पैमाने पर नकदी में धन अर्जित किया जा रहा है। ग्रुप द्वारा नकदी में अर्जित किए गए धन को शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में निवेश करने के सबूत प्रारंभिक जांच में आयकर विभाग को मिले हैं। आयकर अधिकारियों ने केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ ग्रुप के ठिकानों पर दबिश दी। आयकर विभाग की टीमें सभी ठिकानों पर जांच कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग की इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के खुलासे की आशंका है। जोधपुर से ये खबर है जहां पर यह छापेमारी इस समय चल रही है।
अपना गाड़ी का हरिओम क्यों सर, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे सर, लिटिल बिट सर। तो ये वो देखो नूर मोहम्मद, सर ब्रीफ करेंगे एक व्यवसायी जिसके अलग अलग बिजनेसेस क्यों सर, में हाथ हैं, आज उसी के अलग अलग ठिकानों के ऊपर छापेमारी की जा रही है। टोल प्लाजा से लेकर माइनिंग से लेकर शराब व्यवसाय तक के ग्रुप पर छापेमारी इस समय जारी है। अपना गाड़ी का हरिओम क्यों सर, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे सर, लिटिल बिट सर। ये खबर भरतपुर से पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। पंचायत के दौरान वाद विवाद होने पर पथराव हुआ। चोरी के मामले में झूठा आरोप लगाने को लेकर पंचायत चल रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से समझाइश की। पथराव और विवाद के दौरान 2-3 लोग चोटिल हुए। कामा थाना क्षेत्र के गांव टायरा का ये मामला है। भरतपुर से खबर है, पंचायत के दौरान वाद विवाद होने पर पथराव हो गया। पंचायत बैठी थी, चोरी के एक मामले को लेकर गांव में पंचायत बैठी। झूठा आरोप लगाने पर यह आपसी विवाद हुआ। दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ हुआ इस पंचायत में? दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी दीपक, क्या रहा इस पंचायत में? देखिए आसिफ, एक मामले को लेकर के ये जो पंचायत थी वो की जा रही थी और इसी पंचायत में जो दोनों पक्ष थे उनमें आपस में वाद विवाद हुआ और उसके चलते वाद विवाद के दौरान ही दोनों पक्ष जो है वो आक्रोशित हो गए और पथराव होने लगा। इस पथराव में जो है 2-3 लोग घायल हुए हैं और घटना की सूचना कामा थाना पुलिस को दी गई। कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जो जांच की जा रही है। जो घायल है उनको अस्पताल लाया गया, अस्पताल में उनका इलाज जारी है और कामा थाना क्षेत्र का गाँव है टायरा, वहां का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि कोई चोरी के मामले में, झूठा फंसाने के मामले को लेकर के कोई आपस में पंचायत बुलाई गई थी और उसी पंचायत में जो दोनों पक्ष थे उनमें आपस में ही वाद विवाद हो गया और उसके दौरान जो है दोनों पक्ष आक्रोशित हुए और उसके बाद पथराव होने लगा। उसके बाद जो घटना की सूचना पुलिस को मिली तो अब मौके पर पहुंच करके पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से, राइट टू हेल्थ बिल का विरोध। आईएमए राजस्थान ने कल बंद का ऐलान किया। इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। राइट टू हेल्थ का बिल का विरोध किया जा रहा। आईएमए राजस्थान ने कल बंद का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान सभी क्लिनिक, नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। यदि इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन बाकी सारी मेडिकल फैसिलिटी बंद रहेंगी 1 दिन के लिए। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर ये सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, यानी कि जो राइट टू हेल्थ बिल था उसको लेकर जो डॉक्टर्स की मुलाकात हुई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों की मुलाकात हुई थी, वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं रही। इसी के चलते जो है इस बंद का ऐलान किया गया। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए प्रवर समिति की बैठक जो है वो परसों होने जा रही है। विधानसभा में दोपहर 3 बजे प्रवर समिति की बैठक होगी जिसमें राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चर्चा होगी और जिस प्रकार से सरकार ने दावा किया है कि इसी विधानसभा सत्र में इस बिल को पास कर दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स इससे सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से जो इमरजेंसी की परिभाषा इस बिल में है उसका विरोध जो है वो निजी डॉक्टर्स जो है वो कर रहे हैं और उसी के खिलाफ जो जिस प्रकार से पिछले दिनों वार्ता भी हुई थी, लेकिन लगता है कि वार्ता किसी भी तरह से किसी नतीजे पे जो है वो नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि अब जो डॉक्टर्स हैं वो एक तरह से बंद का ऐलान जो है वो कर रहे हैं और आंदोलन इतना तेज कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर ने कल जो है वो बंद का ऐलान जो है वो कर दिया है और परसों निजी जो हॉस्पिटल्स है उनका ऐलान किया गया है कि परसों वो लोग जो है वो बंद रखेंगे।
आपसे कुछ देर में दोपहर करीब 3-3:30 बजे जो है वो IMA के जो राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बंद का ऐलान जो है वो किया जाएगा। तो पूरी स्थिति स्पष्ट है कि किस प्रकार से डॉक्टर्स इस बिल के खिलाफ है और उनका कहना है कि जो इस बिल में इमरजेंसी की भाषा जो है वो लिखी गई है उसे फिर से परिभाषित जो है वो सरकार करे, वरना आंदोलन जो है वो लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा और कड़ा विरोध जो है वो सरकार का जताया जाएगा। जी सौरभ, चूंकि एक दिन का बंद रखा जाएगा, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, तो क्या इसका असर भी नजर आएगा? क्योंकि जो है ज्यादातर लोग जो है वो मरीज सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल बंद का ऐलान किया है, जबकि परसों प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी की ओर से जयपुर में बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। IMA का दावा है कि जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, जार्ड है, अन्य जो डॉक्टर्स के जो संगठन है वो इस बंद के समर्थन में है और कल जो है वो बंद रखेंगे। साथ ही परसों जो है वो प्राइवेट अस्पताल जो होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, वो जयपुर में जो है वो बंद रखेंगे। तो ये 2 दिन का अलग अलग बंद का ऐलान जो है वो किया गया है और मैसेज इसके पीछे देने का साफ है कि सरकार को सख्त मैसेज देने की कोशिश जो है वो ये डॉक्टर्स कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा प्रवर समिति की बैठक होती है, प्रवर समिति की बैठक में जो फिर से किस प्रकार का बिल जो है वो लाया जाता है और तमाम जो सदस्य हैं वो किस प्रकार का रुख जो है वो करते हैं। तो 23 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स ने ताल ठोक दिया और कल राजस्थान बंद का ऐलान कर दिया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात जो है वो कही गई है कि इमरजेंसी सेवाएं किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी, लेकिन बाकी IPD OPD जो है वो बंद रखने का दावा जो है वो IMA के राजस्थान चैप्टर के पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही अन्य जो संगठन है उनके समर्थन हासिल करने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे सौरभ, कहीं कोई गुंजाइश अभी भी बची है बातचीत के जरिए कल के इस बंद को रोका जा सके? देखिए हो सकता है अगर आज किस प्रकार से अगर ये ऐलान किया उसके बाद सरकार किस प्रकार से रिएक्ट जो है वो करती है, क्योंकि अभी तो परसों प्रवर समिति की बैठक ही है। विधानसभा में बिल कब पेश होता है ये देखने वाली बात होगी, बिल पास होता है नहीं होता है ये अलग इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्योंकि आज अब कुछ देर पहले ही इन्होंने घोषणा की है, तो अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार किस प्रकार से इनकी जो घोषणा है उसको लेकर रिएक्ट करती है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। झुंझुनू में एक व्यापारी से एक बार फिर फिरौती की मांग की गई। रकम ना देने की एवज में व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी मिली है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी मनीष चौधरी के पास कल दोपहर को व्हाट्सएप पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद का नाम सचिन सराय बताया, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। उसने कहा कि यदि 5 दिन में 20 लाख रुपए नहीं दिए गए तो उसका राम नाम सत्य है। उसने कहा पिछली बार तो केवल हड़काया था, यानी कि हवाई फायरिंग हुई थी, इस बार रियल में राम नाम सत्य होगा। धमकी मिलने के बाद से व्यापारी का पूरा परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अरे भाई उस मन्नी से बात करवाना तू मेरी। आज गए हो बोलो कट गए से वो कोई काम गए हो को ना सिंगाना हैं सिंगाना को ना काम गए है अशोर के दुकान पर कोने की ना। अच्छा और कौन सो रहा है? कौन सो रहा है तेरे के नाम से? प्रवीण। परवीन से? और उसने बोल दिया तू फोन करके? उनका भाई ने बता दी, भाई था भी। अच्छा उसने बता दी, तू क्या बताई है? जो ते बताई वो बता दी। क्या बताई जी मैं तने? ठीक है बताई वो बता दी। हाँ तो मैं तने बोल लिया जो बोल दिया उसने। नियमित है ना उसका 5 दिन में पग ऊपर कर दूंगा है ना। उसका राम नाम सत्य है नु मान दे, ठीक है ना? अच्छा आगे मत
वो पहले तो न्यू खुड़के हुए थे, अब रियलिटी उसके पग ऊपर कर दिए जाएंगे और राम नाम सत्य है उसका 5 दिन बाद में। अगर पेमेंट नहीं दिया तो 20 लाख रुपए, ठीक है ना? अच्छा 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 और मेरी बात करवा देना उससे, अच्छा। ठीक है? सत्य ना मैं हूँ हरियाणा से, ठीक से ना? हेलो, हाँ हाँ रंजीत कौतन का छोटा भाई हूँ मैं, ठीक है ठीक ठीक है ना? ठीक है। और नोट कर ले, चित्र के नाम से चाहिए प्रशासन ने कह दे मैं पिंडो नहीं छोड़ू बिना रुपया लिया, ठीक है ना? अच्छा 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 पता नहीं, ठीक। और उसने बोल दिए उसने पिंडा नहीं छोड़ूंगा जब तक 20। ठीक। हाँ, मेरा नाम याद रखना तुम। तो ये वो टेलीफोनिक बातचीत है जिसे व्यापारी के कर्मचारी ने रिकॉर्ड किया था और पुलिस को दी है। फिलहाल झुंझुनू पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है और इसमें 2 राज्यों का मामला जुड़ा है। हरियाणा से ये कॉल था, लिहाजा पहले तो इस बात की पुष्टि की जा रही है कि कॉल कहां से था और हरियाणा पुलिस के सहयोग की भी झुंझुनू पुलिस को इस पूरे मामले में जरूरत पड़ेगी। और बताया यह जा रहा है कि इसी व्यापारी के ऊपर पहले भी फायरिंग हो चुकी है और एक बार फिर से इस व्यापारी को यह धमकी भरा कॉल आया है। और सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन। हमारी सरकार ने योजनाएं बहुत ही शानदार बनाई है, एक के बाद एक। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगी जिसमें स्वास्थ्य योजना है, आपने सुना होगा, चिरंजीवी नाम है उसका। इलाज फ्री कर दिया सबका, पूरे प्रदेशवासियों का इलाज फ्री कर दिया है। अमीर गरीब की बात रखी नहीं हमने, पूरा आईपीडी ओपीडी सब फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, खून की जांचें फ्री, एमआरआई सीटी स्कैन फ्री। और तो 10 लाख का बीमा है, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, राजस्थान के अंदर। और उसके अलावा भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, किडनी का, लीवर का, हार्ट का या बोन मैरो का, कैंसर का, उसका 10 लाख के अलावा खर्चा लगेगा कि 15-20 लाख लग जाते हैं, वो भी सरकार देगी, परिवार से बाहर नहीं आने देंगे। इस प्रकार की योजना बनाई हम लोगों ने। और साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी उसमें जोड़ दिया गया है। भगवान करे दुर्घटना नहीं हो, पर कई लोग मर जाते दुर्घटना में, तो 5 लाख उसको मिल जाता है। इस प्रकार से हमने कई योजना ओपीएड लागू किए कर्मचारियों के लिए, वो भी बहुत खुश हो गए। मानवीय दृष्टिकोण था। शहरों में रोजगार शुरू कर दिया है। 8 रुपये भोजन दे रहे हैं। मैं कल जाके आया वहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर। इंदिरा गांधी जो महिला थी, महान नेता थी देश की, दुनिया की प्रधानमंत्री थी हमारी, वो शहीद हो गई देश के लिए, उनके नाम से इंदिरा रसोई शुरू करी हमने। 8 रुपये में थाली बिल्कुल बैठा करके खाना खिलाते हैं आराम से। इतने लोग आते हैं वहाँ पर, बहुत पॉपुलर स्कीम बनी है। हर थाली में 17 रुपये सरकार देती है वहाँ पर, आराम से खाना खिलाते हैं। इस प्रकार से हमने किसानों के लिए भी 1000 रुपये प्रति माह देते किसान को। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल जीरो हो गए, जीरो, 1 रुपये नहीं देना पड़ रहा उसको। ये करते हैं। उपभोक्ताओं के जो बिजली के बिल है घरों के अंदर, 50 यूनिट हमने फ्री कर दी और 300 यूनिट तक ये रेट कम कर दी। उसके कारण से 38 लाख लोगों का बिल जीरो आता है बिजली का। आप पहले कई लोग होंगे जीरो बिल आता ही नहीं है। तो इस स्कीम में हमने किसानों के लिए बहुत शानदार रखी है, युवाओं के रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। तो एक से बढ़ के एक योजनाएं हैं। आपसे इतनी अपील है कि जो गांव और गरीब आदमी हैं, कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है स्कीमों का फ़ायदा कैसे उठाएं, उसकी आप लोग मदद करें, सुनिश्चित करें कि उसको फ़ायदा मिले। ये तमाम अपने समाज के नौजवानों को, आप कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा
इसमें सरकारी योजनाएं पहुंचे गरीबों तक, गांव तक, नानियों तक, इसमें आपकी भागीदारी मुझे चाहिए। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी और अवैध निर्माण को लेकर तोड़ने की कार्रवाई, बिना प्लानिंग और तकनीक के कार्रवाई बनी सरदर्द। गुर्जर थड़ी पर 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने का मामला। आज सुबह से इमारत के शेष हिस्से को गिराने के लिए बुलडोजर चल रहा है। जल्दबाजी में बिल्डिंग के बाहरी पिलर को तोड़ा गया था, लेकिन अवैध बिल्डिंग का हिस्सा अभी तक नहीं हो पाया। जमींदोज बैक साइड में रिहायशी मकान को बचाने के कारण तोड़फोड़ में देरी हुई थी। फिलहाल अपडेट यह है कि इस इमारत को ढहा दिया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में बहुत वक्त लगा था, लेकिन अब इस इमारत को ढहा दिया गया है। पीछे के मकानों को बचाने की कवायद में काफी देरी हुई, लेकिन अब इस इमारत को गिरा दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मोदी आज डीजीपी